वेलकम टू लर्न एंड नोट्स यूट्यूब चैनल। लर्न एंड नोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सभी पिछले सेट में मतलब जो पहला सेट था हमने जो है बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ का सॉल्व कर लिया है और इसी के साथ आइए हम खंड ब का स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चन को जो कि सारे क्वेश्चन जो है इस बहुविकल्पी अब सारे कंप्लीट हो गए। बहुविकल्पी के आगे के सारे क्वेश्चन को हम लेते हैं, आइए हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। और आप सभी जानते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सीधा पेपर में आपके आ जाते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, देखेंगे पूर्ण आंतरिक। तो खंड ब का दूसरा का पहला क्वेश्चन है आपके पास, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, किरण आरेख बनाकर समझाइए। तो यहाँ देख रहे हैं इसका जो है फिगर भी ड्रा करना है, इसका किरण आरेख भी बनाना है। तो इसको हम देखते हैं। आइए, यहाँ पे दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पहले हम समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बताएं। इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा क्रांति कोण। अब क्रांति कोण क्या होता है आप जानते हैं। क्रांति कोण में क्रांति कोण बनने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, जिसमें एक मेरे पास होता है विरल माध्यम और एक होता है मेरे पास सघन माध्यम। तो सपोज दैट हमने एक लाइन ड्रा किया, इसके इस तरफ जो है सघन माध्यम होता होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम, है ना। और एक विरल माध्यम होता है जिसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं, इसको सघन माध्यम बोलते हैं। सघन माध्यम और विरल माध्यम सब जो लोग जानते होंगे इसमें, विरल माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं। सघन माध्यम क्या होता है, जब प्रकाश के कण जो होते हैं पास होते हैं, प्रकाश के कण बहुत पास होते हैं, ये सघन होता है। विरल मतलब प्रकाश के कण जब दूर हो उनको विरल माध्यम कहते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं जैसे सघन माध्यम में आप ले सकते हैं ग्लास ले सकते हैं, है ना, वाटर ले सकते हैं आप, है ना। विरल माध्यम में आप एयर ले सकते हैं, एयर मतलब वायु, है ना। तो ये दो मीडियम मेरे पास है और इसमें हमने एक जो है नॉर्मल ड्रा किया, अभिलंब ड्रा किया। ये नॉर्मल है जिसको एन से डिनोट करते हैं, अभिलंब बोलते हैं इसको, अभिलंब। और इस सिचुएशन में आप जानते हैं विरल से नहीं सघन से विरल में किरणें को जाना चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये किरण है जो कि एक विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। और इसके लिए आपका क्रांति कोण होना जरूरी है। तो यहाँ देखेंगे ये है क्रांति कोण। क्रांति कोण किसे कहते हैं, क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो क्रांति कोण क्या होता है, जब आपतन कोण का मान जब यहाँ पे होता है आपतन कोण का मान, यहाँ देखेंगे आपतन कोण का मान, ये क्रांति कोण है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए। जब आपतन कोण का मान, हम लिख दे रहे हैं, जब आपतन कोण का मान, ये आपका आपतन कोण है, ये आपका आपतन कोण है जिसे हमने आई से डिनोट किया। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है। प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां देख पा रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। इसमें होना क्या चाहिए, इसमें बोला है कि जब आपतन कोण मतलब ये हो गया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए। आपतन कोण ये है आपका 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये क्रांतिक कोण है। जब आपतन कोण का मान ये ज्यादा हो जाए, मीन्स हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा सा जैसे ऊपर खिसकाएंगे, जैसे इसको हमने थोड़ा सा ऊपर खिसकाया तो ये वाली किरण पुनः जो है यहां से हट करके पुनः उसी माध्यम में वापस हो गई। इसी घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं जो आई होता है इज ग्रेटर देन आई सी के, मतलब क्रांतिक कोण से आई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, और यही घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। और हमारे दैनिक जीवन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। जैसे आप जानते होंगे, जैसे हीरा का चमकना हो गया है ना, तो इसमें हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और इसके साथ मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल में हीरे का चमकना, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है। आप देखे होंगे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मिराज बोलते हैं इसको, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल। आप तीसरा एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं, ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका बनता है। आप देख रहे होंगे यहाँ ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, ये सारे दैनिक जीवन में होने वाले एग्जाम्पल है। इसमें देखेंगे हीरा चमकता है, हीरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है। तो ये आपका यहाँ पे हमने लिख दिया, और आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से इसका वो बना लेंगे। ठीक है, इसके साथ हम खंड ब का दूसरा का ख क्वेश्चन लेते हैं। आइए तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं आप सभी के साथ। तो जो इसमें देखिए समस्थानिक दिया हुआ है और समभारिक दिया हुआ है। समस्थानिक और समभारिक नाभिकों में क्या पूछा, अंतर। यहाँ देखते हैं समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है। समस्थानिक को क्या बोलते हैं, जान रहे हैं, समस्थानिक जिसको हम आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोप्स है ना, क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। तो ये क्या होता है समस्थानिक, जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो, जिसमें ऐसा क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसमें परमाणु क्रमांक या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉनों की संख्या, जिसमें परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या, या इसी को लिख सकते हैं परमाणु भार भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। आप जानते होंगे इसमें एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 और 1H2 एंड 1H3। 1H1 को क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, प्रोटियम है ना, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम, और 1H3 को क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। तो ये आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल। तो समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद है आप लोगों को समस्थानिक क्या होता है। आइए हम इसी के साथ समभारिक समझते हैं। तो यहां बगल में हम लिखते हैं समभारिक को क्या बोलते हैं, आइसोबार। और ये नाम से स्पष्ट है, समभार मतलब ऐसा तत्व जिसके परमाणु भार समान होगा। सम मीन्स समान होता है, भार मीन्स उसका वेट है ना, उसका। तो यहां लिख सकते हैं, इसमें परमाणु क्या लिखेंगे, इसमें परमाणु भार समान होते हैं, इसमें परमाणु भार समान होते हैं, तथा द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार समान होते हैं, तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, समभारिक।
कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, संभारित कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका। इसके एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो सोडियम Na22 होता है और यहाँ पे 11 हो जाएगा सोडियम का परमाणु क्रमांक, और इसी के साथ नियॉन लेते हैं Ne, यहाँ पे 22 होता है और यहाँ पे 10 होता है। तो आप सबको यहाँ दिख रहा होगा इसका परमाणु भार क्या है, यहाँ पे देखिए 22 है, 22 है, ये भी 22 है, तो परमाणु भार समान है। और यहाँ देख पा रहे होंगे परमाणु क्रमांक 11 है, यहाँ पे 10 है, तो ये अलग अलग है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम यहाँ पे 1s3 ले सकते हैं, 1s3, और हीलियम को ले सकते हो। हीलियम जो एक गैस है 2,3, यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 है, मतलब हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है क्या है, ट्राइटियम, इसके साथ हमने हीलियम को लिया, इसके साथ हमने हीलियम को लिया। हीलियम का जो है परमाणु भार 3 होता है, ट्राइटियम का परमाणु भार 3 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 2 होता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है, और परमाणु भार क्या है, समान। तो हमें उम्मीद है क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। बाकी आप सभी लोग हम यहाँ से आपसे ये बात बोल रहे हैं कि आप सभी लोग जो है कागज और पेन या कॉपी पेन लेकर के आप बैठिए, अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही मदद करेगा आपके आने वाले पेपर के लिए। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं, इसके साथ इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे दूसरा का हमने ख को सॉल्व कर लिया, अब हम दूसरा का ग क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो आइए हम दूसरा के ग को सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, दिया है ओमीय एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए, ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V, धारा I के बीच ग्राफ कीजिए। धारा यहाँ देखेंगे वोल्टता V एवं धारा के बीच में ग्राफ खींचना है और इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं आपको ओमीय प्रतिरोध। पहले हम समझेंगे ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। तो ये रहा ओमीय प्रतिरोध की परिभाषा। वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है, उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक संबंध होता है, ओमीय प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित विभवांतर, ओमी सिरों के आरोपित विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा आरोपित विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I। ये आपने ओम के नियम में पढ़ा अच्छे से। तो ये रहा V अनुक्रमानुपाती। अगर हम इसके विभव के बीच में या विभवांतर या विभव में कुछ परिवर्तन करें तो इसके धारा में भी परिवर्तन होगा। तो इसको हम डेल V से और I को डेल I से डिनोट कर सकते हैं। मींस अगर आप यहाँ पे धारा के मान को बढ़ा रहे हो तो विभवांतर भी बढ़ेगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं और इसी के साथ हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे बोला है ग्राफ खींचने के लिए, तो ये वाली जो लाइन हमने ग्राफ के लिए यूज किया, एक पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे यूज किया और पैरेलल लाइन को हमने क्या माना, इसको हम V मान रहे हैं, विभवांतर को V, और धारा के लिए हमने I, ये वाली जो लाइन है जो V वाली लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलेंगे, और ये जो I वाली लाइन है ये Y अक्ष है। तो इस अक्ष को हमने क्या लिया, इस अक्ष को हमने धारा माना, ये मान लो धारा है, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे इसके लिए ग्राफ खींचना है, तो ये ग्राफ सीधा सीधा जाता है, जो कि यहाँ पे जो स्लोप बनेगा इसका,
जो इसका स्लोप बनेगा वो सीधा जाता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये स्लोप है, स्लोप, इस स्लोप को क्या बोल देंगे, ये स्लोप होता है 1/r के होता है, 1/r के होता है, ये स्लोप बनता है। इस तरीके का इसका ग्राफ होता है। ये बोला है कि ओमी अनओमी प्रतिरोध के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच में ग्राफ खींचिए। तो हमने ओमी प्रतिरोध के लिए जो ग्राफ खींचा, इस तरीके से ग्राफ होता है ओमी प्रतिरोध का, यानी कि अगर हम धारा के मान को बढ़ाते हैं तो वोल्ट भी बढ़ेगा, या वोल्ट के मान को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा, इसलिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। और ये रहा ओमी प्रतिरोध ग्राफ। अगर इसमें बोले एग्जाम्पल, कभी कभी सवाल में पूछ भी लेता है कि ग्राफ के साथ हम इसका उदाहरण भी लिखिए, तो हम यहाँ पे उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण में दो चीजें आते हैं यहाँ पे, प्रेरकत्व पे ये काम करता है, विद्युत धारा के प्रेरकत्व पे काम करता है, या संधारित्र पर भी ये वर्क करता है, संधारित्र, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ओमी के लिए इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर लिया। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे पार्ट अनओमी के लिए यहाँ पे हम, ठीक है। यहां देखें अनओमीय प्रतिरोध, अनओमी प्रतिरोध। तो यहाँ पे अनओमी प्रतिरोध की हम बात करते हैं। पहला हमने क्या किया, ओमी प्रतिरोध को अच्छे से समझा। आइए हम अनओमी प्रतिरोध पर बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वह प्रतिरोध, अनओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है ना, तो इसको हम अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता, या ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करता, पूर्णतः पालन नहीं करता है, उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। यहां देख सकते हैं। और अनओमी प्रतिरोध के लिए जो गतिक प्रतिरोध का सूत्र होता है, गतिक प्रतिरोध, इसके लिए जो गतिक प्रतिरोध का सूत्र होता है वो होता है डेल R = डेल V अपान डेल I के। तो इसके गतिक के लिए फार्मूला है, अनओमी प्रतिरोध के गतिक के लिए यहाँ पे फार्मूला है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनती है वो अरेखीय ग्राफ बनती है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें कि जो हमने पढ़ा था ओमी प्रतिरोध, उसका जो ग्राफ बनता है वो रेखीय ग्राफ बनता है, और अनओमी प्रतिरोध का जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, अरेखीय ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग अरेखीय या अरेखीय ग्राफ इसको बोलते हैं, अरेखीय ग्राफ। तो ये ग्राफ जो बनती है ना, ये कुछ ऐसा बनती है, आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ, ये वाली धारा को हमने दिखाया था, और ये किसको दिखाया था, यहाँ पे ये वाली लाइन आई को दिखाया था। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ये जा करके आगे इस तरीके से मुड़ जाती है। इसको हम बोलते हैं अनओमी प्रतिरोध, जो कि वोल्टता और धारा के बीच में ग्राफ है। तो इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे चलता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर पूछे, देखिए एग्जाम में आता भी है कि अनओमी और ओमी प्रतिरोध के लिए वोल्टता और धारा के बीच में ग्राफ खींचिए, तो इसके उदाहरण को लिखिए। तो हम यहाँ पे एक उदाहरण लिख सकते हैं। ये जो है डायोड पर काम करता है, डायोड पर काम करता है। इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है, ट्रांजिस्टर जो होता है ये भी जो है अनओमी प्रतिरोध पर वर्क करता है। डायोड अनओमी प्रतिरोध पर यूज होता है। तो इस तरीके से हमारे एग्जांपल्स भी हो गए, और इस तरीके से मैंने आपको एक अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया। फिर हम अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए इसी के साथ हम अगला सवाल लेते हैं। दूसरा का घर देखेंगे यहाँ पे एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम आवेश है, धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई। तो आप जान रहे हैं यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इसमें दिया है। हम क्वेश्चन को लेते हैं, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो हम लिखते हैं यहाँ पे दिया है क्या क्या यहाँ पे दिया है। तो पढ़ते हैं चालक पर 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। मींस यहाँ पे क्या दिया है, क्यू दिया है 2.4 गुणे 10⁻⁻18 कूलाम, ये आपका क्यू दिया, आवेश दिया। आगे देखिए इसमें बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ई का वैल्यू
E का वैल्यू क्या होता है 1.6, मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ये होता है। आपने इसके लिए एक फार्मूला पढ़ा है, हम जानते हैं, वी नो दैट लिख सकते हैं, हम जानते हैं आवेश का क्वांटमीकरण पढ़े होंगे ना, आवेश का क्वांटमीकरण आपने इसमें पढ़ा है क्या, Q इक्वल टू N इंटू E, जहां पे N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। यहां लिख सकते हो N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आप देख रहे हैं E क्या है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होता है। और यहां देख रहे हैं Q आवेश, तो यहाँ पे Q क्या है आवेश है, Q क्या है आवेश है। तो इसी फार्मूले पे हम इसको रखते हैं और देखेंगे आंसर आएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ देख रहे हैं Q इक्वल टू N इंटू E, तो जो वैल्यू दिया है हम उसको रखते हैं। Q आवेश दिया है 2.4 गुणे 10 में पावर माइनस 18, तो हम लिखते हैं 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 इक्वल टू N हमें निकालना है, इसका आवेश निकालना है, यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करना है, तो हमने जो है यहाँ लिख दिया N क्वेश्चन मार्क जो हमें चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे N हमें नहीं मालूम तो N को हम छोड़ देते हैं इंटू E मतलब इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ N को हम रोकेंगे, ये गुणे के फॉर्म में इधर जाएगा तो बटे के फॉर्म में आएगा 24 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये हो जाएगा यार। जब इसको आप हल करेंगे सॉल्व करोगे ये देखेंगे यहाँ से पॉइंट चला जाएगा और ये हो जाएगा 24 अपॉन 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, यहाँ से काट भी सकते हैं, बहुत इजी तरीके से यहाँ काट सकते हैं, 18 से 18 खत्म माइनस 1 बचा नीचे और ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा 24 अपॉन 10 टू पावर माइनस 1 है, ऊपर लेके जाएंगे 10 टू पावर प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 और यहाँ से आप इसको कट पिट कर दें, 4 के पहाड़े में आएगा 4 चौको 16 4 छक्का 24 और ये आ जाएगा 6/4 और 6/4 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6 3 अपॉन 2 इंटू 10 इक्वल टू N, यहाँ से काट दें 2 5 10 और 5 3 15 यानी कि N इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ जरा ये 15 किस में है, पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में होने का मतलब इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, तो हम लिख देंगे 15 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ देख रहे हो N बराबर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, हमें पॉजिटिव ना कमी बताता है और नेगेटिव अधिकता को बताता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा का बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण V इक्वल टू 40 साइन 100 पाई टी, ये पाई टी लिखा हुआ है, 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ t सेकंड में समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए, मतलब फ्रीक्वेंसी वाली बात कर रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं जो यहाँ दिया है, पहले देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल ही है, तो हम लिखते हैं दिया है, क्या दिया है यहाँ पे V इक्वल टू, एक समीकरण दिया है मेरे पास V इक्वल टू 40 साइन और 100 पाई टी दिया है। इसकी तुलना हम कर सकते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से, जो कि हमने एक समीकरण पढ़ा हुआ वोल्टता के लिए। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं कि तुलना वोल्टता समीकरण V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप यहाँ देख पा रहे हो V की वैल्यू कितना आ जाएगी, V नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगी, V नॉट की वैल्यू आपका 40 आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा बताएं, ओमेगा की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 पाई, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो टी इक्वल हो जाएगा, तो ये ओमेगा की वैल्यू हमारा 100 आएगा और यहाँ V नॉट की वैल्यू जो है ये 40 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा। आगे दिया है क्या इसमें, आप यहाँ देख सकते हैं t सेकंड में है, समय वोल्ट का ग्राफ उचित पैमाने पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम आवृत्ति का फार्मूला लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी का। आवृत्ति बराबर क्या होता है, तो आवृत्ति बराबर आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 पाई एफ होता है आवृत्ति, तो इसमें रख देंगे 2 पाई एफ इक्वल टू कितना 2 पाई एफ। आवृत्ति को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ
और ओमेगा की वैल्यू कितना है 100 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ। यहाँ देखेंगे पाई से पाई चला गया, 2 से 100 को काटेंगे तो 50 हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ बराबर 50, एफ इक्वल टू 50। फ्रीक्वेंसी कितना आई 50 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं। क्लियर? यहाँ देख पा रहे हैं हमने जो है पाई से पाई को कैंसिल आउट कर दिया, 2 से 100 को कैंसिल आउट किया तो 50 आया। एफ की वैल्यू 50 आई, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कितना आया 50 हर्ट्ज जो कंप्लीट करेगा। तो अब इसके लिए हम समय अंतराल का एक फार्मूला लिख देंगे, जो कि यहाँ बोला है वोल्ट प्रदर्शित होता है यहाँ 30 सेकंड में है, तो समय वोल्ट का ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। तो हम यहाँ समय अंतराल निकालेंगे, इसका समय अंतराल के लिए फार्मूला पढ़े होंगे, कितना होता है 1/f। यहाँ देखिए 1/f की वैल्यू कितनी थी 50 हर्ट्ज, तो यहाँ सॉरी हाँ 50 हर्ट्ज थी तो 1/50 कर देंगे, और t मतलब समय अंतराल मतलब t, और जब 1 में 50 का डिवाइडेबल करेंगे कितना आ जाएगा 0.02 सेकंड। 0.02 सेकंड ये आपका समय आएगा, 0.02 सेकंड में ये जो है चलेगा। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें, हम इसको इरेज करके इसको ग्राफ बनाते हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे f इक्वल टू 50 हर्ट्ज आया मेरा आंसर, और t इक्वल टू 0.2 सेकंड में ये जो है 50 हर्ट्ज कंप्लीट करा। तो इसके लिए हम ग्राफ देखते हैं, और ये आप देख लो एक लाइन मैंने बनाया, इसको मैंने वोल्टता या वोल्टेज से डिनोट करते हैं, इसको वोल्टेज से डिनोट करते हैं। यहाँ पे बीचों बीच में एक लाइन मैंने यहाँ ड्रा किया, जो कि ये क्या है t को बताएगा, समय को, यानी समय को डिनोट करना, ये वोल्टता v को डिनोट करना। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं वोल्टता v, यहाँ पे देखो कि 40 वोल्ट का मेरा था, 40 वोल्ट पर ये कितना जा रहा है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनाता है, देख रहे हैं, एक बार हाई, एक बार लो, एक बार फिर इस तरीके से ये ग्राफ चलता है। तो यहाँ देखेंगे पूरा 0.2 सेकंड लिया है टाइम, कितना लिया है 0.2 सेकंड। तो यहाँ तक का पूरा कंप्लीट करने में ये कितना ले रहा है 0.02 सेकंड। तो जाहिर सी बात है यहाँ तक का जो कंप्लीट करेगा 0.01 सेकंड में कंप्लीट करेगा। इस तरीके से पूरा ग्राफ यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस समय सेकंड के लिए जो है ये पूरा ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ से आप बना सकते हो, ये हाई पीक पे जब जाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये इसका ग्राफ रहा, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V, समीकरण V 40 sin 100 पाई t वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है, और यहाँ पर t सेकंड में समय वोल्ट का ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। तो ये पूरे चक्र के लिए हमने ये ग्राफ ड्रा कर दिया। तो आपको, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम इसके अगले सवाल को लेने चलते हैं। तो आइए, यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड कितना, प्रति सेकंड 6.0 × 10⁻⁻15 चक्कर लगाता है। चक्कर मतलब आप जानते होंगे n होता है, स्मॉल n, चक्करों की संख्या को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। वित्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको करंट बताना है। करंट क्या होता है, धारा। तो आप सबने पढ़ा होगा धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ये सबने जो है पढ़ा हुआ, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, धारा को हम I से डिनोट करते हैं, I = Q/T होता है। तो आवेश प्रवाह की दर मतलब किस रेट से आवेश फ्लो कर रहा है। किसी भी सर्किट के अंदर आवेश का फ्लो ही करंट होता है, तो आप सब जानते हैं। तो आप लिख सकते हैं Q = I = Q/T। तो यहाँ आप देख भी रहे हो, जो यहाँ n है, n क्या है, प्रति सेकंड इतना चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे दिया है, हम लिखते हैं यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, n चक्रों की संख्या, n = कितना दिया, 6.0 × 10⁻15। तो आप यहाँ देख रहे हो n = 1/t होता है, 1/t होता है प्रति समय, मतलब एक समय में कितना घूम रहा है उसी को हम n बोलते हैं। तो यहाँ हम रख सकते हैं I = Q/T, इसको लिख सकते हैं Q × 1/t, और इस 1/t के जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, n लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हो जाएगा Q × n, और इसी पे हम रख देंगे Q की वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया है। Q मतलब आवेश, आवेश का मान हमें पता होता है, कितना होता है आवेश, 1.6 × 10⁻−19, और n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.0 यानी कि 6 × 10⁻15। तो आप यहाँ देख पा रहे हो 1.6 × 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 आएगा, और 19 में से 15 घटाओगे
5 4 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 टू पावर -4, ये आ जाएगा आपका क्या धारा। इतनी धारा जो है इसमें क्या होगी, इतनी किसी पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो धारा कितना आएगा 9.6 गुणे 10 के पावर -4। इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। और ये मेरा जो है इस खंड ब का आखिरी क्वेश्चन था, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे।